Good morning to all of you students. I welcome you today's class. Now we are going to start a new chapter. That chapter we have already discussed. It is the revision period. The chapter is that is fifth chapter, that is called as organizing. ऑर्गेनाइजिंग, हम आज इस चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग को मैं डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजिंग है क्या, तो उससे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि एक आपकी शेख चिल्ली कहानी अगर आपको पता हो, तो वो मैंने आपको पहले एक बार क्लासरूम भी +1 में बताई थी कि एक शेख चिल्ली नाम का आदमी जो कल्पनाएं करता है, ही मेक द इमेजिनेशंस, ठीक है। और कल्पनाओं में उसका कहता है कि मैं वो जो है दूध लेकर के वो बकरी रखता है, बकरी का दूध लेकर के बाजार में बेचने जाता है, फिर वो हवस हो जाता है, फिर सपने लेता है कि मैं दूध बेच करके और बकरियां ले लूँगा, फिर बकरियां ले करके मैं काफ़ी सारा दूध हो जाएगा, फिर काफ़ी सारा दूध हो जाएगा तो उसके बाद में फिर जो है मैं एक मकान बनाऊँगा, मकान बनाने के बाद में फिर मैं काफ़ी धनवान हो जाऊँगा, उसके बाद में फिर जो है मैं एक इस पर शादी करूँगा, फिर बच्चे होंगे, यानी वो एक कल्पनाएँ करता है, ठीक है। और लास्ट में जो होता है वो बाद की बात है। तो इस प्रकार की कल्पनाएं, तो ऑर्गेनाइजिंग भी क्या है, ऑर्गेनाइजिंग इटसेल्फ एन इमेजिनेशन ऑन द पेपर्स के ऊपर एक इमेजिनेशन करते हैं कि सपोज यू आर गोइंग टू स्टार्ट ए कंपनी एंड इन कंपनी व्हाट टाइप ऑफ द पोस्ट देयर विल बी द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मैनेजर एंड देयर विल बी डिफरेंट टाइप ऑफ द मैनेजर्स एंड दिस विल बी द वर्किंग ऑफ द मैनेजर्स। इस प्रकार से आप लोग जो है वो एक बनाते हैं, एक कल्पना आप लोग करते हैं। तो वो सारे के सारे किस लिए करते हैं, सो दैट यू कुड रन योर बिजनेस स्मूथली, ये इसीलिए आप लोग इस प्रकार की कल्पनाएं करते हैं। तो आपका ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है, तो ऑर्गेनाइजिंग के बारे में आपके जो हेनरी फ्योल हैं उन्होंने जो बोला था, तो ये बोला था कि टू ऑर्गेनाइज ए बिजनेस मीन्स टू प्रोवाइड बिजनेस एवरीथिंग टू रन द बिजनेस स्मूथली। कि ऑर्गेनाइज का मतलब होता है टू प्रोवाइड बिजनेस, टू प्रोवाइड बिजनेस, क्या चीज़ है बिजनेस को, एवरीथिंग टू रन ए बिजनेस, कि बिजनेस को वो सारी चीज़ें हम उनको प्रोवाइड करवा दें, वो आपका ऑर्गेनाइजिंग कहलाएगा। अब बिजनेस को क्या चाहिए, आपको बिजनेस को 4 चीज़ें चाहिए, मैन, मशीनरी, मनी एंड मटेरियल। ये सारी चीज़ें रिसोर्सेज हैं, ये अगर आप प्रोवाइड करवा देते तो आपका बिजनेस रन करना स्टार्ट कर देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज मीन्स टू प्रोवाइड ऑल दी रिसोर्सेज टू द बिजनेस, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजिंग। ये आपका ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। और ये आपके जो है मेनली आपके 4 थे, मैन यानी 4M बोलते हैं इसको, मैन, मशीन, मनी एंड मटेरियल, एंड 5M इज दैट इज मैनेजमेंट, वो तो उनको सारों को कंट्रोल ही करती है, ठीक है। तो आपका ऑर्गेनाइजिंग जो है ये आपकी डेफिनेशन है। अब आपके पास है, हमने पहला जो इसका मैनेजमेंट का फंक्शन था प्लानिंग, वो पढ़ लिया। अब दूसरा फंक्शन आपका ऑर्गेनाइजिंग है, इसके बारे में हम बात करें तो मीनिंग आप इसका समझ ही गए होंगे। अब कहता है कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, ठीक है, आपका प्रोसेस से कैसे होगा, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। अब प्रोसेस है आपका, जैसे पहले मैंने डिस्कस किया था प्रोसेस कौन सा होगा, तो सबसे पहले आपके पास जो प्रोसेस में है वो आपके पास में आइडेंटिफाइंग एंड डिवीजन ऑफ वर्क, आइडेंटिफाइंग एंड डिवीजन ऑफ वर्क, आइडेंटिफाइंग एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहला आपका जो फंक्शन है, जो सबसे पहले प्रोसेस में आपके ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में सबसे पहला जो स्टार्ट होता है वो आपका स्टार्ट होता है आइडेंटिफाइंग एंड डिवीजन ऑफ वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ द वर्किंग्स, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी वर्किंग होंगी, उनको आपने आइडेंटिफाई करना। कि आपने जिस प्रकार से कंपनी स्टार्ट की है, इन कंपनी यू वांट टू प्रोड्यूस द गुड्स, you want to sell yourself, you want to make the marketing also, you want to make the advertisement yourself also। it means आपके यहाँ पर काफ़ी प्रकार की एक्टिविटीज़ होगी, क्योंकि जब आप प्रोडक्शन करेंगे तो प्रोडक्शन के लिए आपको माल परचेज भी करना पड़ेगा, आपको जो है प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा, आपको जो उसके बाद में उसका मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, फिर उसको सेल भी करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट करते हैं तो एडवर्टीजमेंट का अरेंज भी आपने करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले तो यू विल आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज़,
पहले एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करेंगे कि हाउ मेनी टाइप ऑफ द एक्टिविटीज यू आर गोइंग टू परफॉर्म। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाइंग एक्टिविटीज एंड डिवीजन ऑफ वर्क, और फिर उन एक्टिविटीज़ को डिवाइड कर देना कि कौन सी एक्टिविटी किसके नीचे आएगी, कौन सी एक्टिविटी किसके नीचे आएगी। कि आपका जो है इसने डिवीजन के आधार पे ही आपने एक जो है आपका बनाया परचेज डिपार्टमेंट, फिर आपने बनाया एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फिर आपने बनाया एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फिर आपने बनाया एक सेल डिपार्टमेंट, उसके बाद में आपने बनाया फाइनेंस डिपार्टमेंट। यानी वो आपने जो है डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया उनका। पहले तो आपने एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई किया, ठीक है। आइडेंटिफाई करने के बाद में कौन कौन सी एक्टिविटीज आप करने जा रहे हैं, उसके बाद में आपने क्या डिवीजन ऑफ वर्क, आपने काम को अलग अलग टुकड़ों में बांट लिया। तो पहला आपका स्टेप ये खत्म हो गया। दूसरा आपका डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन डिपार्टमेंटलाइजेशन कि जब आपने डिवीजन ऑफ वर्क कर लिया, डिवीजन ऑफ वर्क करने के बाद में आपने जो है आइडेंटिफाई किया था, फिर डिवीजन ऑफ वर्क कर लिया। डिवीजन ऑफ वर्क करने के बाद में नेक्स्ट आपका डिपार्टमेंटलाइजेशन, यानी एक जैसी एक्टिविटीज हैं उनको एक डिपार्टमेंट में रख देना, अलग टाइप की एक्टिविटी दूसरे डिपार्टमेंट रख देना, उससे अलग टाइप की एक्टिविटी तीसरे डिपार्टमेंट रख देना। ये आपका कहलाता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। और आपका जो है डिपार्टमेंटलाइजेशन, जैसे कि एग्जांपल ही दे रहा हूँ, आगे तो हम उसको डिस्कस करेंगे कि आपका जैसे परचेज डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट है, आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ द फंक्शंस एंड दे आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस फॉर देयर फंक्शन। तो आपके डिपार्टमेंटलाइजेशन में भी जो है वो आपका दो प्रकार से डिपार्टमेंटलाइजेशन की जा सकते हैं। नंबर एक फंक्शनल और दूसरा आपके पास रहता है डिविजनल। एक आपका आता है फंक्शनल और दूसरा आपका आता है डिविजनल। या डिपार्टमेंटलाइजेशन भी आप करेंगे तो आपका दो प्रकार से होता है, एक आपका फंक्शनल और दूसरा आपका है डिविजनल, ठीक है। अब फंक्शनल का मतलब क्या हुआ, फंक्शनल डिपार्टमेंट में आपके जिस प्रकार से फंक्शन होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उसी बेस पे आप उनका डिपार्टमेंट बना देते हैं। जैसे कि परचेज का काम करना तो परचेज डिपार्टमेंट हो गया, सेल का काम करना सेल डिपार्टमेंट हो गया, पैसे लाने ले जाने का या कोई फाइनेंस से रिलेटेड कोई काम है तो उसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट बना दिया। तो ये आपका हो गया फंक्शन, यानी फंक्शनल काम के आधार पर बनाना। दूसरा आपका डिविजनल डिपार्टमेंट। डिविजनल डिपार्टमेंट जो है वो आपके इफ़ यू हैव मोर देन वन प्रोडक्ट, आपके पास में एक से ज़्यादा अगर प्रोडक्ट हैं, तो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होते हैं तो उस हालत में आप लोग जो डिवीज़न बना देते हैं। जैसे कि आपकी टेक्सटाइल डिवीज़न एक हो गई, इसी प्रकार से आपका फुटवेयर डिवीज़न अलग हो गई, आपका सीमेंट डिवीज़न अलग हो गई, ठीक है, आपकी क्लोथिंग डिपार्टमेंट डिवीज़न अलग हो गई। तो यहाँ पर डिवीज़न के आधार पर यानी काम, हर काम का एक डिवीज़न, यानी हर बिजनेस के हिसाब से एक अलग से यूनिट बना दिया, तो ये कहलाता है डिविजनल। इसके बारे में डिस्कस हम और आगे जाके बाद में करेंगे, ठीक है। तो पहला आपके पास में हो गया आइडेंटिफाइंग एंड डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा हो गया डिपार्टमेंटलाइजेशन, और तीसरा उसके बाद में असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, ड्यूटीज को असाइन करना, ये आपका थर्ड जो है प्रोसेस है। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज यानी आप लोगों ने जो आदमी अपॉइंट किए हैं, द पर्सन्स यू अपॉइंटेड फॉर द वेरियस पोस्ट इन द दीज डिपार्टमेंट्स, दे हैव असाइंड द ड्यूटीज, उनको ड्यूटीज है वो असाइन की जाती हैं। एंड दीज ड्यूटीज आर असाइंड टू देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन एंड स्किल। ऐसा नहीं कि हम इनको वैसे ही दे देंगे, उनकी क्वालिफिकेशन और स्किल, ठीक है, उसको देख करके हम उनको ड्यूटीज देंगे। तो इट इज़ बेस्ड ऑन देयर क्वालिफिकेशन एंड देयर स्किल, ये उनकी ड्यूटीज उनको हम असाइन कर देंगे। यानी ड्यूटी असाइन करेंगे तो उस समय हम उन लोगों को बारे में ये ध्यान रखेंगे कि किस प्रकार से कौन आदमी कितना आपका क्वालिफाइड है और किस प्रकार से हम उनको ड्यूटी देनी चाहिए। तो ये होगा। एंड लास्ट इज रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, दैट इज रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ कि आपके जब यहाँ पर आपने देखा कि
यू आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज़ कि आप किस प्रकार के कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करेंगे। फिर डिवीजन ऑफ वर्क कि आपने काम को बांट दिया, और काम को बांटने बाद में फिर यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ थी काम को बांटा, काम के आधार पे आपने डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया। मीन्स यू क्रिएटेड द वेरियस डिपार्टमेंट, एंड डिपार्टमेंट हैज टू टाइप ऑफ द बेस, फंक्शनल एंड डिविजनल। And next is assignment of duties, means on the basis of the qualification and the skill you will assign the duties. And next is reporting relationship. Reporting relationship mean you will frame a relationship between the senior and between the superior and subordinate. जो subordinate और senior है इनके बीच में आप लोग रिलेशनशिप बनाएंगे। अब रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में जिस प्रकार से आपके यहाँ पर 3 मैनेजमेंट हो गई, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल, ठीक है, और आपका जो है लोअर लेवल, ये 3 प्रकार के आपके मैनेजमेंट हैं। अब इसमें टॉप लेवल है जो है, अब यहाँ पर देख रिलेशन क्या है, टॉप लेवल के नीचे मिडिल लेवल है, मिडिल लेवल के नीचे लोअर लेवल है। यानी कि रिपोर्टिंग रिलेशनशिप देखें, लोअर लेवल मिडिल को रिपोर्ट करेगी, मिडिल आपकी टॉप लेवल को रिपोर्ट करेगी। इसका लिए हुआ कि रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में हम यूं कह सकते हैं कि हम यहाँ पर इनको अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, ये तीनों चीज़ें जो हैं हम यहाँ पर इनको देते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आप रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में देखेंगे कि ऊपर पावर किसके पास में ज़्यादा है, यानी टॉप लेवल मिडिल को, मिडिल नीचे को डायरेक्शन देगी, और रिपोर्टिंग में ये इसको रिपोर्ट करेगा, ये इसको रिपोर्ट करेगा। और इसमें है कैसा रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में, इसमें 3 चीज़ें, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ठीक है जी। तो आपका दोबारा से एक बार फिर देख लो। पहला आपका प्रोसेस में है आइडेंटिफाइंग एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले आप जो है जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बेस पे आप वर्क का डिवीजन भी करेंगे। नेक्स्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द डिवीजन ऑफ वर्क you will prepare the various departments. That department may be prepared on the basis of function or that may be on the basis of the division. Functions means the working और division means on the multiple product. अगर एक कंपनी के मल्टी प्रोडक्ट है तो वहाँ पर डिविजन आता है। जिस प्रकार से आपका फुटवेयर का हो गया, टेक्सटाइल का हो गया, सीमेंट का हो गया, यानी एक कंपनी आपके कई प्रकार के प्रोडक्ट बनाती है, वहाँ डिविजनल स्ट्रक्चर होता है। थर्ड इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, ड्यूटीज उनको असाइन की जाती हैं एंड ड्यूटीज आर असाइन ऑन द बेस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन एंड द स्किल। उनकी क्वालिफिकेशन और स्किल के बेस पे उनकी ड्यूटीज उनको असाइन की जाती हैं कि अगर आपका इफ़ यू आर गोइंग टू अपॉइंट ए पर्सन who is we require in the production department, it means there should be a technical person, he must be minimum B.Tech person। तो आप उसको देख सकते हैं कि उसके अंदर वो क्वालिफिकेशन है या नहीं है। सेकंड स्किल, क्या वो काम भी उस प्रकार से कर पाता है कि नहीं कर पाता है, तो वो आपका असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिफिकेशन एंड स्किल। और नेक्स्ट आपका है लास्ट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इन के अंदर जो ऊपर से नीचे जो आपका रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है वो आपका सीनियर सबॉर्डिनेट, आपका सीनियर कौन होगा, सबॉर्डिनेट कौन होगा, उसके बेस पे जो रिलेशनशिप बनाई जाती है वो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल ये आपके हैं, तो इनमें टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल में देखें तो ये डायरेक्शन इधर देगा, ये डायरेक्शन इधर देगा, और इनको जो है रिपोर्टिंग ये लोग करेंगे, ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। और इसमें रिपोर्टिंग में होता क्या है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, ये चीज़ें यहाँ पर हम देखते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा वो आपका है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। हाँ जी, एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क, आप पूछ सकते हैं। हाँ, आपका जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मीनिंग ये होता है कि व्हेन यू हैव इन द फर्स्ट पॉइंट यू हैव आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज, आपने एक्टिविटीज आइडेंटिफाई की थी, there are number of activities in your organization, then division of work, वर्क जो है आपका उसका डिवीजन आप करते हैं। ठीक है, यानी आपने जो है मान लो आपके पास में पूरे ऑर्गेनाइजेशन 40 टाइप की एक्टिविटीज़ हैं, आपने आइडेंटिफाई कर ली कि 40 टाइप के 40 प्रकार के काम आपके पास में हैं।
उन 40 प्रकार के कामों का आपने एक लाइन में लिख लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से लिख लिया। अब उनमें देखा कि सेम नेचर के काम कौन से हैं, तो सेम नेचर के काम को आपने डिवीजन कर लिया, वर्क का बांट लिया कि सेम नेचर के काम इतने 8 प्रकार के काम एक टाइप के हैं, तो उनसे एक डिपार्टमेंट बना दिया। आपने 8 प्रकार के कामों को जोड़ करके एक डिपार्टमेंट बना दिया। अगले देखा गया अगले 4 काम ऐसे हैं, 4 मोर वर्क्स आर देयर हु आर ऑफ द सेम नेचर, उनके लिए हमने अलग डिपार्टमेंट बना दिया। और उससे आगे जो हैं उनका अलग डिपार्टमेंट बना दिया। तो डिपार्टमेंट बनाने का मतलब एक जैसे नेचर के जॉब एक ही आदमी के नीचे रख देना या एक ही प्रकार की जगह पर रख देना, वो डिपार्टमेंटेशन कहलाता है। हाँ जी, एनी अदर पॉइंट प्लीज आस्क। हाँ जी, तो मैं कोई क्वेश्चन है नेक्स्ट में आपके पास में आता हूं अगले पॉइंट पे। हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास में जो पॉइंट है वो आपका पॉइंट है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से पहले हम जो है आपका डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। बाद में हम दूसरी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आपकी इंपॉर्टेंस है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस क्यों है, यानी ऑर्गेनाइजिंग करना क्यों जरूरी है, व्हाई वी ऑर्गेनाइज, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो आपके कौन कौन सी इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले है बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन। फर्स्ट इज बेनिफिट, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, सबसे पहले तो ये है डिपार्टमेंटेशन का कि यू गेट द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। और स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट हुआ कैसे। अब उसका ये हुआ कि सपोज इफ यू हैव क्रिएटेड 5 टाइप ऑफ द डिपार्टमेंट। फर्स्ट यू इमेजिन दैट देयर इज ए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इफ द पर्सन हु इज वर्किंग इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सिंस मैनी ईयर्स, suppose he is working since 4 years, 5 years, 7 years or 8 years, it means he will have all the knowledge regarding the production of any product. अब उसका क्या होगा कि वो बंदा स्पेशलाइज हो गया उस प्रोडक्ट को बनाने में। इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन यू क्रिएटेड एनी डिपार्टमेंट, व्हेन यू क्रिएटेड एनी ऑर्गेनाइजेशन, नेचुरली a person will get specialized and the benefit of specialization will be for the organization. तो पहला फायदा तो ये होगा कि आपका स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा कि अगर एक आदमी एक डिपार्टमेंट में कई सालों से काम करा तो ही नो ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट और ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला फायदा तो ये है। नेक्स्ट है क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। क्लियरिटी क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, आपकी वर्किंग रिलेशनशिप में क्लियरिटी हो जाएगी क्योंकि आपने जो है लास्ट जो पॉइंट था उसके अंदर आपने जो पढ़ा था उसके अंदर ये था कि असाइनिंग जो ड्यूटीज था, असाइनिंग ड्यूटीज के बाद में आपका जो पॉइंट था वो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप था प्रोसेस में। तो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में हमने क्या बताया था कि हु विल रिपोर्ट टू हुम, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये बात बताई थी ना। तो हुम है रिपोर्ट टू हुम। तो इसका ये हुआ कि आपने क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप कर दी। कोई आदमी ये कहे कि मेरी एज तो 60 ईयर्स हो गई है और वो है पीएन की पोस्ट पे, एक बच्चा जो अभी आया है 25 ईयर्स का है, एमबीए करके आया है, वो जीएम की पोस्ट पे लगा है और वो कह दे कि आई एम द सीनियर बिकॉज आई एम हैव एज ऑफ 60, यू आर माई जूनियर। तो वो नहीं होगा क्योंकि द पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज ए मैनेजर ही इज द सीनियर, क्योंकि वो बड़ी पोस्ट पे है। कभी भी एज सीनियर नहीं होती, हमेशा पोस्ट सीनियर होती है। तो यहाँ पर उनकी वर्किंग रिलेशनशिप क्लियर हो गई कि अगर 60 ईयर्स का है वो, अगर वो चपरासी लगा हुआ है, ही इज अ पीएन, देन ही हैव टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजर। चाहे वो मैनेजर आपका 25 ईयर्स का, उसको 60 ईयर्स वाले को उसके ऑर्डर ओबे करने पड़ेंगे। इसी प्रकार से आपके जीएम के नीचे प्रोडक्शन मैनेजर है, प्रोडक्शन के नीचे मैनेजर के नीचे
आपका जो सुपरडेंट है, सुपरडेंट के नीचे आपका डिप्टी सुपरडेंट है, उसके नीचे सुपरवाइजर है, तो उसमें क्लियर रिलेशनशिप हो गई। कोई एज का या इस चीज़ का नहीं है कि उन लोगों को जिस पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है उसको वही काम करना पड़ेगा। तो इसमें आपका क्लियरली वर्किंग रिलेशनशिप से उनके काम स्मूथली चल पाते हैं। तो दूसरी इंपॉर्टेंस ये, पहला बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट, क्योंकि इफ वन पर्सन इज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए लॉन्ग पीरियड, तो उसका लॉन्ग पीरियड तक काम करता रहता है, तो उसका फायदा उन लोगों को मिलता है। दूसरा आपके पास में क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, आपके जो वर्किंग रिलेशनशिप है उसमें भी आपकी क्लियरिटी आ जाती है कि आपका कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये क्लियर उसमें कर दिया जाता है। नेक्स्ट आपके पास में है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। आपके रिसोर्सेज का जो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाता है, मीन्स देयर इज लेस चांस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। आपके वर्क के जो है डुप्लीकेशन होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि यू आर क्लियरली डिफाइंड ऑल द एक्टिविटीज, आपने हर एक्टिविटी को क्लियर कर दिया है कि आपका जो है ये डिपार्टमेंट ये काम होगा, इस डिपार्टमेंट में ये काम होगा, इस डिपार्टमेंट में ये काम होगा। डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया था। डिवीजन ऑफ वर्क करने के बाद में वन वर्क विल असाइन टू वन डिपार्टमेंट ओनली, therefore there will be no overlapping of activities, एक्टिविटीज का ओवरलैपिंग नहीं होगा। तो यानी आपका जो रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाएगा, क्योंकि आपका जो एक बंदा वो एक ही काम करेगा तो आपके मैन पावर मिस यूज नहीं, एक बंदा एक मशीन को यूज करेगा इसलिए मशीनरी भी का मिस यूज भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं, यानी आपके 4 प्रकार के रिसोर्सेज हैं, मैन, मशीन, मनी एंड मटेरियल, उनका जो है मिस यूज नहीं होगा, यानी उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन आपका हो पाएगा। और जो आपका 5वां जो है वो कह रहा है कि इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये भी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि ईच एंड एवरी एक्टिविटी इज डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट एंड एवरी डिपार्टमेंट हैज़ देयर ए हेड, और हेड अगर उनके पास में है तो नेचुरली कि हेड जो कहेगा वही काम वो लोग करेंगे, तो वही लोग वो काम करेंगे। तो इस प्रकार से उन लोगों के अंदर जो है किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगी, यानी वहाँ पर आपके हर डिपार्टमेंट का वन डिपार्टमेंट है, वन डिपार्टमेंट का वन हेड है, तो उसके हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा बेटर हो पाएगा। अगर एक आदमी के नीचे काफ़ी सारे डिपार्टमेंट हों तो उनको अच्छी तरीके से नहीं देख पाएगा। But if one person is the head of one department, he know each and every employee very near to, उनको बड़ा नज़दीक से उनको जानता है हर एक कर्मचारी को, और इस प्रकार से उनका जो है एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा बढ़िया होगा। एंड नेक्स्ट इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, 5th इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, एक्सपेंशन का मतलब होता है कि इफ यू वांट टू इंक्रीज योर बिजनेस, इफ यू वांट टू इंक्रीज योर बिजनेस, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेंशन। कि मान लो कि वी हैव 3 फैक्ट्रीज, नाउ वी वांट टू इंस्टॉल 3 मोर फैक्ट्रीज, तो 3 मोर फैक्ट्रीज आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये आपका एक्सपेंशन कहलाएगा, मीन्स यू आर मेकिंग द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। तो आपके अगर डिपार्टमेंट है जो अगर ऑर्गेनाइजिंग किया होगा तो आपका यहाँ पर एक्सपेंशन ईजी हो जाएगा, क्योंकि आप उसमें परचेज डिपार्टमेंट है उसका आप कह देंगे और ज़्यादा माल खरीदो कि हमने प्रोडक्शन जो है और ज़्यादा करना है। आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहेंगे कि मशीनें और ज़्यादा लगाओ क्योंकि हमें प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, और सेल डिपार्टमेंट को आप कह दोगे कि आपने सेल और बढ़ाओ क्योंकि हमारे पीछे से प्रोडक्शन ज़्यादा आ रही है। तो इस प्रकार से उसका एक्सपेंशन हो जाएगा। और ग्रोथ का मतलब है कि अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं, अगर कोई दूसरा बिजनेस और उसके साथ साथ में शुरू करना चाहते हैं तो वो आपकी ग्रोथ कहलाती है। इफ़ यू हैव ए गुड ऑर्गेनाइजेशन देन देयर इज नो प्रॉब्लम इन द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस के ग्रोथ और एक्सपेंशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड लास्ट इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल्स। पर्सनल्स होता है कर्मचारी, आपके कर्मचारियों का डेवलपमेंट भी इसमें ज़्यादा होता है,
because a person who is working under any senior person, he know all the things about the department. Means what type of the decision division head takes, that decision are also in the eyes of the junior person. And when the senior will get retirement or senior will be on the leave, then next person can handle easily all these things. इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्रकार से आपके जो कर्मचारी हैं, जो नीचे वाले कर्मचारी हैं, उन लोगों का डेवलपमेंट भी अच्छा हो पाता है. तो ऑल दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग. फर्स्ट, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन. नेचुरली एक आदमी एक काम करता है तो ही विल गेट स्पेशलाइज्ड, एंड दिस इज द बेनिफिट फॉर द ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप means in organizing you clearly mention all the relationship between the senior and the subordinate, who will report to whom. All these are clearly defined. Optimum utilization of resources means there will be optimum utilization of resources, no resource will be get wastage. Effective administration, because every department has one head, and the head know all the person individually, and therefore there will be better administration. Next is expansion and growth. If you have good organization, naturally you will have the chances for the expansion and the growth of the business. And development of personnel means the person who is working under any other person, he know all the things about the organization, and naturally it will enhance his knowledge. तो ये सारे के सारे आपकी इम्पोर्टेंस हैं. और आपका जो है फोर्ड ने कहा था, जिसकी फोर्ड गाड़ी आती है, उसने कहा था कि आप मेरे सब कुछ चीज़ें ले लो, यू कैन टेक ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम मी, बस मेरा आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दो. आफ्टर 3 years आई विल बी ऑन सेम पोजिशन. कि आप मेरे से मेरा जो मशीन है, मटेरियल है, मनी है, सारा ले लो, बस मेरे को जो है आप मेरा ऑर्गेनाइजेशन वो छोड़ दो, और उसके बाद में मैं तीसरे साल बाद में वहीं पर आ जाऊंगा. इसका मतलब ये हुआ कि आप समझ सकते हैं कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है. हाँ जी, एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क? हाँ, एडप्शन टू चेंज, देखो हर बुक में अलग अलग लिखा हुआ है. एडप्शन टू चेंज भी एक आपका बेनिफिट है. तो एडप्शन टू चेंज का मतलब ये हुआ कि इफ ए पर्सन हु इज इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, नेचुरली देयर विल बी इन समवेयर इन एनी डिपार्टमेंट, किसी ना किसी डिपार्टमेंट में होगा ही. अब उस डिपार्टमेंट में हमने चेंज करना है, तो आपका डिपार्टमेंटल हेड है, ही विल टेल व्हाट द चेंजेस वी आर गोइंग टू डू, कि हम किस प्रकार के चेंज करने जा रहे हैं. अब चेंज करने जा रहे हैं तो नेचुरली द हेड विल ट्रेन देम, और ट्रेनिंग करने के बाद में वो कोई भी चेंज करे तो वो इजीली वो अडॉप्ट कर लेंगे वो लोग. ठीक है, तो ये इसका फ़ायदा है. एक ये भी इसका इम्पोर्टेंस है कि आप कोई भी चेंज करने जा रहे हैं तो उसको एकदम से कोई सीधे आदमी अडॉप्ट नहीं करता, पर अगर डिपार्टमेंट का हेड उनको सारी बातें बता दे, सारी चीज़ें सिखा दे, तो वो उस चेंज को ईजिली अडॉप्ट कर लेंगे. ठीक है, एनी अदर पॉइंट प्लीज़? हाँ जी, तो हम नेक्स्ट के ऊपर हम चलते हैं. ठीक है, तो अभी आपके नेक्स्ट में आपके मैंने अभी डिस्कस किए थे कि देर आर 2 टाइप ऑफ द डिपार्टमेंट, दैट इज द डिपार्टमेंट वर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. हम बात करें तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है का मतलब क्या है. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अभी 2 स्ट्रक्चर हम डिस्कस जो पीछे किए थे, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल, तो उसी की बात करेंगे. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जी, बोलो बेटा. है जी, स्कूल में आप मैं समझ 3 मिनट से बाकी हैं क्या? अच्छा कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूं अभी. हाँ जी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है आपका कहते हैं कि फ्रेम, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है फ्रेम. फ्रेम है, फ्रेम का मतलब क्या हुआ, आपने अपने घरों में दरवाजों के फ्रेम देखे होंगे या आपके फोटो के फ्रेम देखे होंगे. ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी क्या है, एक फ्रेम है. ठीक है, वो क्या कहता है कि विद मैनेजर एंड एफिशिएंट ऑपरेशनल टास्क परफॉर्म, कि आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक फ्रेम है. फ्रेम किस चीज के लिए, वो आपका कह रहा है मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल, मैनेजर एंड ऑपरेशनल टास्क को पूरा करने के लिए
एक फ्रेम बनाया जाता है कि आप किसी भी काम को किस प्रकार से पूरा करेंगे, तो ये आपका कहलाता है मैनेजरियल टास्क। ठीक है, तो हम इसको फ्रेम कहेंगे। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज ए फ्रेम। किस चीज़ का? मैनेजर एंड ऑपरेशनल टास्क हम कैसे पूरे करेंगे, उसको हम बोलते हैं आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में 3 ही पॉइंट बता रहा हूँ, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है उसमें पहला स्पेसिफाई रिलेशनशिप। ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या बताता है? एक तो कहता है कि स्पेसिफाई रिलेशनशिप, स्पेसिफाई रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप स्पेसिफाई करता है कि हु टू हुम, कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम इसीलिए बनाते हैं कि उसमें रिलेशनशिप क्लियर हो जाता है। दूसरा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ये आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है कि एक आदमी कितने लोगों को कंट्रोल कर सकता है, वो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट आपका कहलाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में एक तो रिलेशन स्पेसिफाई हो गई, दूसरा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट आपका क्लियर हो गया, और तीसरा कह रहा कि आपका स्ट्रक्चर क्लियर हु रिपोर्टिंग टू हुम, यानी कि इसी पॉइंट को फिर बता रहा है कि हु रिपोर्ट टू हुम, हु रिपोर्ट टू हुम, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तो ये आपके जो है एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर चीज़ें होती हैं। ठीक है जी, एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मैं मीटिंग बंद करता हूँ क्योंकि आपका टाइम जो वो हो गया है। ठीक है जी।